बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आईआईपीएम कैंपस में प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के साथ और उनके बहुत होनहार और ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आज पेश हुए आम बजट की। इस बजट ने आपको कुछ दिया भी या सिर्फ आपसे लिया? ये आपका बजट है या आपकी बर्बादी? और ऐसा आखिर हम कह क्यों रहे हैं, ये आपको बताएंगे प्रोफेसर अरिंदम चौधरी। कुछ तीखे सवाल भी होंगे देश के वित्त मंत्री से भी और अरिंदम से भी, यहां बैठे स्टूडेंट्स के द्वारा। हमारे भी कुछ सवाल हैं और वो सवाल सीधे जुड़े हैं आपके सरोकार से। आजकल एक कहावत आम है, जितना मुश्किल हमारे प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी को खुश करना है, उतना ही वित्त मंत्री के लिए यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए मुश्किल है अरिंदम चौधरी को खुश करना। क्योंकि हर साल बजट आता है और हर साल ये कह देते हैं कि ये बजट बकवास है, और इस बार तो इन्होंने उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये कह दिया कि ये बजट नहीं आपकी बर्बादी है। मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे ये, ऐसा क्यों? देखिए, बजट से एक एक्सपेक्टेशन रहता है, और एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे देश के लिए जो विजन होगा वो दिखना चाहिए। ये एक पहला कदम है और अगले 5 कदम में हम इस जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो एक विजन ओरिएंटेड अगर बजट हो तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। और मैं बैठता हूं ये सोच के, पहले तो मैं बताता हूं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके बाद मैं बैठता हूं ये सोच के कि क्या ऐसा दिखने को मिलेगा। मिल नहीं रहा है। और इस बार का जो बजट है वो शायद पिछले 7-8 साल में सबसे घटिया बजट है। मतलब मैंने ऐसा बजट एक ऐसे टाइम पे जब यूपी में क्या थप्पड़ पड़ा है कांग्रेस को, और हर जगह पे कांग्रेस हार रही है, एक ऐसे समय में जहां पे एक बजट एक जरिया है कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ाने का, उस समय इतना माइंडलेस, मीनिंगलेस बजट विदाउट एनी विजन मैं सोच भी नहीं सकता था। एक कोई कदम ऐसा नहीं दिखा जो किसी डायरेक्शन पे कहा जा सकता है एक ठोस कदम है। लोग तो कह रहे हैं कि ये 80 के बजट के जैसा है। 80 के टाइम मैं उतना बजट नहीं देखता था, लेकिन 8-10 साल में मैंने इतना घटिया बजट कभी पेश होते हुए नहीं देखा। अरिंदम, ये बात आप कह रहे हैं, इसकी वजह आपसे पूछेंगे, लेकिन मैं जब बजट सुन रहा था, अपनी तनख्वाह बताए बगैर आपसे कह रहा हूं, मैं बड़ा खुश था कि मेरे 2060 रुपए सालाना टैक्स बच गया, क्योंकि वो 1,80,000 से अब जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो 2 लाख रुपए कर दी गई। तो कुछ तो मेरे लिए बचाया ही ना सरकार ने, वित्त मंत्री ने इतना तो मेरे लिए किया। अब वो लिया क्या क्या है मुझसे उसमें बात पे आऊंगा, लेकिन आप इससे भी खुश नहीं हुए कि उन्होंने टैक्स स्लैब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया एग्जेम्पशन के लिए? देखिए, पहली बात जो है, टैक्स जो देने वाले हैं आप जैसे, वो सिर्फ 2.5% है इस देश में। 3.5 करोड़ लोग 125 करोड़ के जनता में टैक्स देते हैं। उनको दिया क्या उन्होंने? पहले तो 2.5% लोगों के लिए हम लोग पूरा एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, फिर उनको मिला क्या? 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए आपको मिला साल में। आप ये भी सोचिए, आपको साल में 2,000 रुपए मिला, मतलब महीने में कुछ 150 रुपए के करीब मिला। आपको जितना दिया नहीं उससे ज्यादा ले लिया, उस पर हम बाद में आपने कहा चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आपको मिला है ये आपका हक है, क्योंकि पिछले साल इससे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। तो आपको वो दिया गया है जो एक साल में आपके जेब से ले लिया गया था, और वो दिया गया है एक ऐसे समय में जब एक्सपेक्टेशंस थे कि ये 1,80,000 से 2 लाख के बदले में 3 लाख तक पहुंचेगा। उन्होंने तो ये कहा कि इससे तो मुझे 4,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है साल में। उनके 4,500 करोड़ जा रहे हैं, आपके चेहरे पे तब भी मुस्कान है। उनके 4,500 करोड़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनका तो हिसाब का इस बार मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। एक ऐसे स्कीम्स की बात की है जिन पे वो क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे खड़े होके, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन अगर ये 3 लाख तक चली जाती, और काफी सारे जो एग्जेम्पशंस हैं हमारे इनकम टैक्स के लॉ में, ये सब अगर खत्म कर दिए जाते, तो जो टैक्स नेट है वो 4,500 करोड़ कमने के बदले में ये 2.5% को अब हमें ले जाना पड़ेगा करीब 10% तक। क्योंकि हमारे देश में 10% लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे सकते हैं, और इनसे अगर हम टैक्स लेने लगे तो करीब जो 6-6.5 करोड़ लाख करोड़ का टैक्स इनकम आता है, ये बढ़ के 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सही मायने में टैक्स सिस्टम सरल करना पड़ेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता है सर के ऊपर एक परेशानी लेके जीने में कि यार टैक्स चोरी किया है मैंने, लेकिन आप अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लॉज बना दें और ऐसी जगह पे टैक्स ले जहां पे इंसान देना नहीं चाहता है, तो अच्छा, अब मैं आता हूं कि आखिर आज जो बजट अनाउंस किया गया है, जैसा हमने बात की कि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, ये मध्यवर्गीय परिवार को ज्यादा इफेक्ट करता है।
और ये जो पैसे इससे सरकार गंवा रही है वो कमा कहां से रही है, ये जरा आप लोगों को ही बता दें। आपके लिए सर्विस टैक्स महंगा कर दिया गया, केवल 17 सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जगह सर्विस टैक्स 10 से 12% बढ़ा दिया गया है। इसका असर मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। अब आप अगर हवाई यात्रा करते हैं, एयरप्लेन में बैठते हैं तो आपके लिए महंगा है। अगर आप सिगरेट का शौक फरमाते हैं तो सिगरेट महंगी होने वाली है। तंबाकू, गुटखा, सीमेंट महंगा होगा। विदेशी गाड़ियां महंगी होंगी। फोन बिल महंगा हो जाएगा। इस पर मुझे बहुत सारे यहां पर आहें नजर सुनाई देने वाली हैं। फोन बिल आप सबके अब महंगे होने वाले हैं। और होटल में ठहरना, होटल में खाना, ब्यूटी पार्लर जाना, विदेशी साइकिल खरीदना, ब्रांडेड कपड़े। इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, फोटोग्राफी का शौक अगर आपको है तो महंगा पड़ेगा। सोना, हीरा, प्लैटिनम कम दाम में अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। इससे आगे बढ़कर ये चीजें शायद किसी को इतनी ना चुभती, लेकिन अरिंदम, ये जो लिस्ट मेरे पास है इसमें मसाले, खाने का तेल, दूध, बटर, ब्रेड, अनाज, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, ये तमाम चीजें भी हैं। अगर ये चीजें भी महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी ये पूछ रहा है कि आपने बजट बनाया क्यों? माचिस सस्ती कर दी है। माचिस सस्ती कर दी है। तो मतलब सही में मैं भी आज यही सोच रहा था कि एक इंसान आया है एक समय में जब कांग्रेस की हालत खराब है, उस समय आके एक बजट पेश कर रहा है, कोई तो हंसे। मतलब सचिन ने आज अगर सेंचुरी नहीं मारी होती तो आज हमारे यहाँ पे ये थोड़े बहुत जो मुस्कुराहट देख रहे हैं वो भी नहीं दिखती। चलिए इनकी मुस्कुराहट थोड़ी और कम करते हैं हम। मैं आप में से किसी एक से पूछूंगा, जिनके पास ही माइक है वही मुझे बता दें कि आपका महीने का जेब खर्च कितना है। कोई भी बता दें, सच बताएं, झूठ ना बोले बस। सर 9,000। 9,000 रुपए आपको मिलते हैं महीने के? क्या बात है, तब तो आपको टैक्स देना चाहिए। अब ये जो स्टूडेंट है जिसको 9,000 रुपए मिलता है महीने का, इसके लिए इस बजट के बाद महीना गुजारना कितना मुश्किल होगा? नहीं, जिसको 9,000 रुपए पॉकेट में मिल रहा है उसके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत, हाँ, इनफैक्ट मूवी जाना शायद सस्ता हो गया है, सिनेमा शायद सस्ता हो गया है। लेकिन जो बजट से हम जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं और जो मिडिल क्लास सही मायने में, खैर मैं कहते ही आता हूं कि मिडिल क्लास है ही नहीं हमारे देश में। $10 से ऊपर वाले को हम मिडिल क्लास कहते हैं दुनिया में, और $10 के ऊपर जो हमारे देश में है वो हमारे देश के टॉप 5% में है, और टॉप 5% को मिडिल क्लास के डेफिनेशन में लिया नहीं जाता। तो मिडिल क्लास तो है ही नहीं। तो लेकिन उसमें जो लोग हैं जो रियल, जिनको चुभती है ये सब खर्चे, उनके लाइफ में इट्स अ बिग शॉक, बिग सेटबैक। कोई ऐसी चीज नहीं है एक इन्फ्लेशन के टाइम में जो सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज के चलते महंगी नहीं हुई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमको यहां पर लेना है, लेकिन प्रोफेसर अरिंदम चौधरी पर इल्जाम यह है कि ये सिर्फ आलोचना करते हैं, अपनी शिकायतों के जवाब नहीं देते। तो इनसे पूछेंगे जवाब, आपके सवालों के जवाब भी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हम मौजूद हैं इस वक्त आईआईपीएम कैंपस नई दिल्ली में। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी और आईआईपीएम स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही है बजट की। चलिए अब सबसे पहले कुछ सवाल आज के नौजवानों के, आज के छात्रों के। कुछ सवाल है आप लोगों के पास, कोई पूछना चाहता है सवाल? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं आम बजट की, जो आम इंडिया के एक आम आदमी से रिलेटेड होता है, आज जब मैं बजट देख रहा था तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ खास होगा, जैसे आपने कहा अभी। बट जब मैंने बजट पूरा सेशन देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। ना तो आज के लिए बिल्कुल कुछ बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं था, और ना ही एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। इस बजट के बाद एक आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या ये सारे जितने भी खर्चे हैं, सारे जितनी भी कटौती हैं, आम आदमी की पॉकेट मनी से होते रहेंगे, या कभी नेताओं के भी खर्चे से कटौती होती रहेगी? आपका फेवरेट टॉपिक है। नेताओं के खर्चे तो कभी कटौती होती नहीं है, लेकिन आपने एकदम सही बताया कि आम आदमी के लिए जो चीजें करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, और मैं वो गिनवाऊंगा। आम आदमी के लिए सबसे जो खास चीज गवर्नमेंट के तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता था वह हमारे देश में कुछ 17.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोई भी कार्य नहीं दिखा। जो नरेगा है, जिसके थ्रू में पैसा लोगों तक पहुंचाया गया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने शुरू किया। लेकिन आई हैव बीन सजेस्टिंग, एंड काफी लोग और उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि एक प्रोडक्टिव बेसिस में ये पैसा खर्चा किया जाए,
ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और एसेट क्रिएशन भी हो। लेकिन एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कुछ नहीं बोला गया है। और यह भी नहीं बोला गया है कि कैसे ये पैसे वो तहसील तक जो लोग खा जाते हैं और 10% लोगों के पास पहुंचता है, वो ताकि ना होके पूरा का पूरा 100% पहुंचे, उसके लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं। आज लेकिन प्रणब दादा ने यह बात जरूर कही अपने बजट भाषण में कि हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिस तरीके से होती है उस पर सोचने की जरूरत है। इस पर आगे और बात होगी। एक सवाल इधर से भी लेते हैं हम, पूछिए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज शौकत अहमद, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम एलपीजी की बात करें, गवर्नमेंट हर साल 1000 करोड़ ऑफ रुपीस एलपीजी पे सब्सिडीज देता है, बट एक रीसेंट सर्वे कंडक्ट की गई जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें 35 to 40% लोग एलपीजी यूज नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू सर, गवर्नमेंट को स्टॉप करना चाहिए ये सब्सिडीज, क्योंकि इससे एक आम जनता को कोई हेल्प नहीं मिलता है। और सर और एक क्वेश्चन है मेरा नरेगा के बारे में, बिकॉज कश्मीर में ये चीज देखी गई है कि गवर्नमेंट हर साल नरेगा के लिए करोड़ों ऑफ रुपीस देता है, बट एक आम जनता को उससे भी कोई फायदा ही नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी लोग जिनके पास जेसीबीज है, बिल्डोजर्स हैं, वो लोग उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। एकदम सही बात है। एलपीजी का जो सब्सिडी है हमारे देश में, हम कहते हैं वो गरीबों के लिए है, लेकिन गरीब कौन है? जो 400 रुपए से कम कमाता है। और ऐसे 45% लोग हैं हमारे देश में जो महीने में 400 रुपए से कम कमाते हैं। अब ये जो इंसान है गरीब, वो एलपीजी यूज नहीं करता है, तो एलपीजी का सब्सिडी किसको मिल रहा है? एलपीजी का सब्सिडी अमीरों को मिल रहा है। और हमारा जो पूरा बजट का सब्सिडी का जो पूरा प्रोग्राम है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग टैक्स पेयर की जो पैसे हैं, इसको हम अमीरों के पास चैनलाइज कर देते हैं अलग अलग, कुछ कभी गांव के अमीर जो रिच फार्मर्स हैं और कभी शहर के अमीर। तो ये एलपीजी का जो पूरा सब्सिडी है सब बर्बाद होता है अमीरों के लिए, और ये एकदम कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कैंसिल करके ये पैसा क्या हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि गरीबों के फायदे में हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको अगर खा जाएं तो फिर अरिंदम आपको एलपीजी की सब्सिडी से क्यों परहेज है? ऐसे तो फिर हमें जो हम शोर मचाते हैं सभी लोग कि पेट्रोल के दाम भी ना बढ़े, तो पेट्रोल भी आम एक गरीब मजदूर इस्तेमाल नहीं करता है। नहीं करता है, तो आप चाहते हैं पेट्रोल पर भी सब्सिडी ना हो? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि डीजल के प्राइस पेट्रोल के जितना हो जाना चाहिए, सब्सिडी हट जाना चाहिए। दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस सेम है, और जो डीजल भी आज यूज होता है वो गरीब नहीं यूज करता है, वो हमारे मॉल्स में यूज होते हैं। आज अगर आप देखें कि कहां पे डीजल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो शहर में हम पावर नहीं देते तो हम अपने कैंपस में डीजल का जनरेटर लगा के यूज कर रहे हैं। तो ये डीजल एलपीजी सब्सिडी जो अमीरों तक पहुंचता है, वो क्या जरूरत है उसका? कुछ एक्सपर्ट्स की यह राय थी कि इस बार के बजट में जो चर्चा यहां हो रही है कि सब्सिडी घटेंगी लेकिन आम आदमी को चोट पहुंचाए बगैर, वो हुआ नहीं है। कुछ और सवालों के साथ हम लौटेंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आईआईपीएम में मौजूद हैं प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के साथ। आपका बजट आज जो पेश हुआ, ये आपका बजट था या आपकी बर्बादी थी? चर्चा का विषय ये है। अरिंदम, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, बहुत आसान होता है आलोचना कर देना, 7वां बजट वो पेश कर रहे हैं, सरकार के सबसे बड़े ट्रबल शूटर हैं, उनका बजट भी आपको पसंद नहीं आया, राम जाने किसका बजट आपको पसंद आएगा। लेकिन आप चाहते क्या थे इस बजट से जो नहीं मिला आपको, स्पेसिफिक? सबसे बड़ी चीज जो मैं इस साल चाहता था और जिसके लिए लोग सड़कों पे उतर आए, वो था भ्रष्टाचार। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कितना पैसा वो एलोकेट बहुत कर रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर 20 लाख करोड़ एलोकेट किया है, और इस 20 लाख करोड़ में से 17 से 18 लाख करोड़ रुपए लोग खा गए हैं, वो पहुंचा नहीं है। इसमें वित्त मंत्री क्या करेगा? तो वित्त मंत्री ये करेगा कि एक भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक बजट एलोकेशन करेगा। हम एलपीजी में हफ्ते में 400 करोड़ एलोकेट करते हैं, हफ्ते के 400 करोड़ एलपीजी सब्सिडी में जाता है, लेकिन हम पूरे साल में हम 400 करोड़ एलोकेट करते हैं जुडिशियरी के ऊपर। और हमारे देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है कि हम कोर्ट्स पे पैसा एलोकेट नहीं कर रहे हैं, हम जजेस नहीं बढ़ा रहे, हम कोर्ट्स नहीं बढ़ा रहे। हमारे देश में 20 साल का जो ये पीरियड है जिसके कारण भ्रष्टाचार है, द ओनली वन एंड ओनली रीजन मोर देन लोकपाल इज स्लीपिंग जुडिशियरी। ये पूरा चीज खत्म करने के लिए हमें करीब 1 लाख जजेस और चाहिए, 1 लाख जजेस और चाहिए। और अगर हम 5 साल में से खत्म करना चाहें तो साल के 20,000 नए जजेस लाने पड़ेंगे। एक जज के पीछे करीब 30 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, उसके कोर्ट, उसके असिस्टेंट्स, उसका सैलरी सब मिला के 30 लाख रुपए इंटू 20,000,
मतलब 6000 करोड़ हमें देना चाहिए था जुडिशरी पे फॉर न्यू एंड ओल्ड जो डिसफंक्शनल सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए करीब 1000-1500 और तो ये 7000 करोड़ जो मिनिमम है जो जुडिशियरी के ऊपर देके वी कुड हैव गिवन पीपल एक इंडिकेशन दे सकते थे, देखिए हम सीरियस है, इस देश से हम भ्रष्टाचार अगले 5 साल में हटाएंगे, आप अगर जुर्म करेंगे, आप अगर करप्शन करेंगे, यू विल बी पनिश्ड। एक छोटी सी बात है, आप उससे बहुत बेहतर जानते हैं इस बात को कि अगर आप इतने लाखों करोड़ों रुपए का बजट बना रहे हैं, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। क्या उस प्राथमिकता की लिस्ट में जुडिशरी को पैसा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मरते हुए किसान को कर्ज देना? मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आज जुडिशरी। क्यों? क्योंकि हम लाखों करोड़ खर्चा कर रहे हैं और वो लाखों करोड़ में से 10% जा रहा है लोगों के पास। ये जुडिशरी अगर ठीक से फंक्शनल हो जाए तो वो ओवरनाइट ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर, हम एक देश के हिस्से में से ओवरनाइट कहते हैं, 5 साल के अंदर इट कैन बी ब्रॉट डाउन टू 10%। दैट मींस 10% लोग खाएंगे, 90% लोगों के पास पहुंचेगा। एक पैसा बिना बढ़ाए हम लोग देश बदल सकते हैं फ्रॉम दी करंटली एलोकेटेड मनी। चलिए, अरिंदम चौधरी के इन सुझावों पर क्या सोचते हैं आईआईपीएम के छात्र, इस पर भी बात करेंगे हम और साथ ही कुछ और सवाल लेंगे नौजवानों से। देश का भविष्य आखिर कैसा बजट चाहता था, देश के वित्त मंत्री ने इन्हें क्या नहीं दिया। बात एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आईआईपीएम कैंपस में एक बार फिर इंडिया टीवी मौजूद है प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के साथ और आईआईपीएम के स्टूडेंट्स के साथ आज के बजट पर चर्चा करने के लिए। बड़ा सवाल वित्त मंत्री से है, देश की उम्मीदें ज्यादा हैं या आप वैसा बजट दे नहीं पा रहे देश को जैसे कि देश को जरूरत है? ये सवाल हम नहीं कर रहे, ये सवाल आपसे देश के एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। और आज बजट आने के बाद आम चर्चा यह रही कि एक बार फिर इस बजट ने पूरे देश को निराश किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बता रहे हैं प्रोफेसर अरिंदम चौधरी। अरिंदम, दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपसे अब ये उठता है, बजट बना ठीक है, कुछ लोग निराश हुए, कुछ लोग खुश रहे होंगे, लेकिन एक वित्त मंत्री से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरे देश की दिशा बदल दे। हम भी ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसी क्या कमी है उनके पास? ताकत नहीं है, सत्ता नहीं है, और क्या चाहिए? आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप में विल भी तो होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि देश में हम करना क्या चाहते हैं। और हमारे देश के लिए एक ही विजन होना चाहिए, वो एक देश में से गरीबी हटाना है। और कितने साल हम इस देश को गरीब रखेंगे? और वो अगर विजन रहे तो फिर एक इंसान कॉन्क्रीट स्टेप्स लगेगा। लेकिन अगर विजन रहे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे एनरिच किया जाए, तो आपका जो बजट है वो इधर उधर हॉगवॉश होगा। आपने अगर देखा होगा इस बजट में एक्साइज ड्यूटीज वगैरह, कस्टम ड्यूटीज वगैरह के साथ इतना टिंकरिंग हुआ है, इसका जो इंपैक्ट है हम आज नहीं समझ पाएंगे। हफ्ता भर बाद जब हम कैलकुलेट करके पूरा समझेंगे, हमें एकदम क्लियर कट पता चलेगा करीब 5 लाख करोड़ के सब्सिडीज इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल गया है। और ये पिछले बार भी करीब 6 लाख करोड़ के सब्सिडीज मिले थे। ये जो हम चैनलाइज कर देते हैं उनको सब्सिडीज दे के, उनके ड्यूटीज काट के इधर उधर से, जो आम जनता को पता ही नहीं चलता, वो तो सिर्फ इनकम टैक्स में फोकस बैठी रहती है। आम जनता ये समझती है कि अगर आप किसी औद्योगिक घराने को या अगर आप किसी उद्योग को अगर आप सहारा दे रहे हैं कोई टैक्स घटा के, वो इसलिए ताकि उसके लिए काम करना, इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाए, इससे हमको रोजगार मिलेगा। एक आम आदमी ये समझता है कि इससे हमको रोजगार मिलेगा। औद्योगिक खुद आज बताना शुरू कर दिए हैं कि आज तक उन्होंने कोई अपना सब्सिडी कंज्यूमर तक पास नहीं किया है। तो जो भी उनके पास आता है वो उनके ही प्रॉफिट में इजाफा होता है, लेकिन वो कंज्यूमर तक कभी पास ऑन नहीं होता है। एंड यही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहा है हमारे देश में सालों से। और हमारे देश के लिए जब हम एक बजट बनाएंगे तो हमें क्लियर कट चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 40% लोग इलिटरेट हैं, 17% लोग 40 साल की उम्र के पहले मर जाते हैं, 17.5 करोड़ हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है। और ये चीजें दूर करने के लिए हम क्या करें? मैं अगर सरकार का नुमाइंदा होता तो आपके 3 सवालों के जवाब में 3 योजनाओं से दे देता। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए मनरेगा है, हमारे देश में जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए हमने सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर रखा है, और जिन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचती हैं उनके लिए एनआरएचएम है, जिसमें घोटाले भी होते हैं। तो इन सब में एक तो घोटाले होते हैं और ज्यादातर चीजों में
हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, हम सिर्फ पैसा चैनलाइज करें। अगर हमें पैसा चैनलाइज करना है तो मैं कहता हूं सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कीम, नरेगा इज अ वेरी गुड स्कीम, मैं हैव बीन अ ह्यूज वोकल प्रेजर ऑफ दिस नरेगा, लेकिन सरकार ने यूआईडी स्कीम शुरू किया है। इस यूआईडी स्कीम को यूज करके हम पूरा मिडिलमैन काट के पैसा सीधा लोगों के बैंक तक पहुंचा क्यों नहीं रहे हैं, और कितने साल लगेंगे, और कितने साल तक हम ऐसे 20-20 लाख 10 लाख करोड़ देते रहेंगे आप ये तो मान रहे ना के लिए? आप ये कह रहे हैं कि ये तो मानिए कि कुछ कदम तो उठा रही है सरकार। जरूर जरूर, ऑन पेन एंड पेपर, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये पैसे लोगों तक पहुंच जाते, 5 लाख करोड़ क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिक्लेयर किया है, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये क्रेडिट गायब कहां हो जाता है, क्योंकि ये क्रेडिट अगर सही में किसानों के पास पहुंचे, देन आवर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व। तो हम लोग पैसे एलोकेट कर देते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है। अब ये इस बात का तोड़ क्या केवल वित्त मंत्री के पास है? क्या वित्त मंत्री केवल वित्त मंत्री अकेला कर सकता है? इस पर आऊंगा, लेकिन कुछ सवाल ले लेते हैं। और कोई सवाल है आप लोगों के? पूछे सर। हर बार कहा जा रहा है कि जीएसटी आएगा आएगा, पर ये कब आएगा और इससे क्या प्रभाव क्या पड़ेगा? और ये जीएसटी भला क्या है, ये भी जरा समझा दें। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, हमारे जो डायरेक्ट सेल्स टैक्स है, इसके अगेंस्ट एक नया फॉर्मूला है जो इस साल हम लोग बात करें अगस्त तक आ जाएगा, और वो आने से हमारे जो ज्यादातर जो लोग ये टैक्स हम इवेट करने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यू एडेड टाइप हो जाएगा। ये अच्छी चीजें हमारे लिए आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें आनी चाहिए और आ भी जाएगी, लेकिन इसके बारे में इस साल उन्होंने अभी तक क्लैरिटी नहीं दिया है। अगस्त बोला है, मेरे ख्याल से और कुछ दिनों में इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। सर, जो ये सुपर कमेटी है सर, उसका क्या महत्व है इसमें बजट में? जो अपना बजट कंट्रोल एक्ट होता है सर, वो उसका क्या रोल होता है इसमें बजट में? ये प्लीज, ये जो करप्शन वगैरह है सर, इसमें क्या रोल है इसका, बजट कंट्रोल एक्ट का? बजट कंट्रोल मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही है कि हमें अब जो एलोकेशन हम कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे हम बोल रहे हैं कि इस बार भी बताया गया है कि जो डेफिसिट है इसके ऊपर एक कैप लगा दिया गया है, जो सब्सिडीज दे रहे हैं इसको भी हम कैप कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी किसी चीज में नहीं बताया गया है। We have spoken about things, but we have not delivered. सर, थ्रू आउट जो पिछले 2-3 साल से ये बात हो रही है ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इन स्विस बैंक एंड ऑल, तो प्रणब दा का अभी एक स्टेप है जो लाइक ब्लैक मनी विल ब्रॉट इनटू द वाइट पेपर, तो क्या ये एक अच्छा स्टेप नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा है बजट में, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं लिए। इसके लिए भी तो इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप। अगर 75 लाख करोड़ हमारे स्विस बैंक्स में है, अगर इसको हम किसी हालत में इंडिया में ला सकें तो द नेशंस फ्यूचर कैन चेंज। लेकिन इसके लिए देयर इज अ स्टेटमेंट कि हम ब्लैक मनी को देश में लाने के लिए कदम उठाएंगे। कोई कदम एग्जैक्ट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी नहीं दिया गया है। कितना आसानी से हम कह सकते थे कि 10% टैक्स दो, वन टाइम गेट ऑल द मनी बैक। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि वैसे तो कोई पैसे देगा नहीं, और जब हम बैंक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारा ग्राहक है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हम दे नहीं सकते। नहीं, अब सारे स्विस बैंक्स ये जो कहते थे ऐसी बात, अब लॉज चेंज हो चुके हैं। तो अब अगर हमारे देश की गवर्नमेंट मांगे, देन दे विल गिव द नेम्स। हम मांग ही नहीं रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी। हमारे लोगों को पता नहीं है कि स्विट्जरलैंड में स्पेशली, अब दुबई में लॉज वैसे नहीं है, तो लोगों ने ये हम मांगेंगे, हम करीब 1-2 साल बाद मांगेंगे, जब तक सब लोगों ने स्विस बैंक से दुबई में पैसा डाल दिया। तो क्या बाबा रामदेव सही कहते हैं कि अगर वो सारा पैसा आ जाए तो देश का सारा कर्ज माफ हो जाएगा? बहुत हद तक। अगर 75 लाख करोड़, हमारे देश का नेशनल इनकम 70 लाख करोड़ है, 75 लाख करोड़ अगर हमारे देश में आ जाए, अगर वो गरीबों के पास नहीं आए, वो अमीर लोग अपना पैसा लाके बैंक में थोड़ी ना, वो इंडस्ट्री करेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अगर वो पैसा हमारे देश में यूज होने लगे तो हमारे देश का हुलिया जरूर बदल सकता है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। हमारे देश में सर कृषि विभाग का हिस्सा 13.7% है, वहीं सर्विस सेक्टर का हिस्सा 59% है। तो इस बार के बजट में हमारे वित्त मंत्री मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने ऐसा क्या पेश किया है जो इस कृषि विभाग को 13.7% से ऊपर लाया जाए? नहीं, 13.7% से ऊपर लाने की हमें जरूरत नहीं है, वो हम नीचे भी लेके जा सकते हैं। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम फिर से दिखाई नहीं दिया है।
क्योंकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही सब लोग बैठे रहते हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ते हुए दिखना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम इरिगेशन रिलेटेड हो सकता था। एक न्यू, हर बार हम बता देते हैं एक न्यू जनरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन वो क्या है और कहां है और उसमें क्या होने वाला है पता नहीं चलता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, यहां पर सवाल जारी रहेंगे और ब्रेक के बाद प्रोफेसर अरिंदम चौधरी पेश करेंगे अपना बजट, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। आज 1.5 घंटा लगा वित्त मंत्री को अपना बजट पेश करने में, यहां बजट देंगे अरिंदम केवल 3 मिनट में इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। इंडिया टीवी मौजूद है इस वक्त दिल्ली के आईआईपीएम कैंपस में प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के साथ। अब तक हमने बात की है वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बजट की, अब बात करते हैं अरिंदम चौधरी के बजट की। आपके पास केवल, मैंने ब्रेक से पहले 3 कहा था, झूठ कहा था, आपके पास केवल 1 मिनट है। आप बताइए, आप वित्त मंत्री होती तो क्या देते आज? मैं सबसे पहले जुडिशरी पे पैसा एलोकेट करता 7,000 करोड़। मैं उसके अलावा बोलता कि जितना हम पैसा गरीबों के नाम पे बोल रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, वो यूआईडी स्कीम के थ्रू में उनके बैंक में पहुंचा देता सीधा। करीब 10-15 हजार रुपए हर गरीब के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता अगर हम ये पैसा उनके ऊपर स्कीम्स के थ्रू नहीं करके सीधा पहुंचाते। मैं 1 लाख करोड़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए साल में लगाता, ये बोल के कि 5 साल में मैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूंगा, नॉट थ्रू नरेगा बट थ्रू प्रोडक्टिव प्रोसेसेस लाइक फिशरी, जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फिशरी लॉगिंग से होता है। और ये इसलिए क्योंकि हमें करीब 15 करोड़ जॉब क्रिएट करना है। साल का 5 साल में 3 करोड़ करता, और 3 करोड़ जॉब क्रिएट करने के लिए हमें करीब 33,500 रुपए एक जॉब क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है रूरल एरियाज में। तो 33,500 इंटू 3 करोड़ इस 1 लाख करोड़ जो मैं उस पे एलोकेट कर देता। ये करने के बाद अगर आप मेरा चौथा कोई पॉइंट लेना चाहे तो मैं बोलता, मैं शहर में जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनको स्लम्स से निकाल के उनके लिए एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्लान बनाता और उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम करता। वहां पे सिर्फ 2.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 2,40,000 रुपए चाहिए होता है एक जॉब क्रिएट करने के लिए। पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए 100 में से 100 नंबर। 1 मिनट में आपने अपना बजट पेश कर दिया। आप लोगों का बजट पसंद आया? ये अरिंदम चौधरी का बजट आपको पसंद आया? अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये 4 मोटी-मोटी बातें जो आज आपने इस टेलीविजन शो में बता दी, आपको लगता है कि इससे देश का विकास होता? आप इससे सहमत हैं? मैं सहमत। तो ये बात अगर आप सोच सकते हैं तो हमारी वित्त मंत्रियों से या हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भरी हुई सरकार क्यों नहीं सोच सकती? कौन कहता है वो सोच नहीं सकते हैं? वो सोच सकते हैं, लेकिन वो पूरा एलोकेशन का सिस्टम इस तरह से बनाते हैं जुडिशरी को डिसफंक्शनल रख के, ताकि वो एलोकेट होते टाइम उनके वेरियस अकाउंट्स में गायब हो जाए पैसा। तो हर साल का जो हम बजट करते हैं वो उनके अकाउंट्स में सब्सिडीज गायब हो जाते हैं और बाकी सब्सिडीज चैनलाइज हो जाते हैं उनके जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके जेब में। तो ये बजट एक झांसा है। हम आके एक पिटारा खोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चले जाते हैं। इलेक्शन से पहला वाले बजट में थोड़ा पॉजिटिविटी जनरेट करने की कोशिश। आपने अब एक नए शो का नाम दे दिया, ये बजट है या झांसा। इस पर दोबारा कभी शो करेंगे। लेकिन एक और ब्रेक ले रहे हैं हम। लेकिन आईआईपीएम के तेज तर्रार स्टूडेंट्स के पास बहुत पहले सवाल हैं अरिंदम चौधरी के लिए, तो वो सवाल और जवाब देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर नई दिल्ली आईआईपीएम में। आईआईपीएम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के साथ हम मौजूद हैं। 2 सवाल और ले ले छोटे छोटे, से पहले कि आपसे कोई फाइनल कमेंट लिया जाए। सवाल। गुड इवनिंग सर। सर जैसा कि आपने बोला कि भारत में इतनी पॉवर्टी है, तो सर जो गोडाउनों में इतना अनाज सड़ रहा है और ये अनाज गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इस सवाल के लिए ताली मैं बजाऊंगा। एब्सोल्युटली। और इसके जवाब से पहले मैं बोलता हूँ कितना अनाज है। उतना अनाज है कि अगर बोरे हम एक के बाद एक रख दे तो चांद जाके वापस आ सकते हैं। इतना अनाज हमारे गोडाउनों में है और हमारे देश में लोग खाना बिना खाए मर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारे देश में एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी नहीं बनाया है या जिस पे फोकस नहीं किया कि कैसे। सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि गोडाउन का जो अनाज है ये अनाज लोगों के पेट में डालो,
और अब फूड सिक्योरिटी बिल की बात की गई है, ऐसे नहीं है कि की नहीं गई है, की गई है, लेकिन नो क्लैरिटी। नहीं, उन्होंने तो पहले एफडीआई लाने की भी कोशिश की थी, उसके तहत ये कह रहे थे कि जो फॉरेन कंपनियां आएंगी वो अपने गोडाउन खुद बनाएंगी, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, तो अनाज की जो वेस्टेज होती है वो नहीं होगी, लेकिन वो किसी ने पास नहीं होने दिया। वो तो वेस्टेज नहीं होंगी। आज एक बहुत चंग वेस्ट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होने से वो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो वेस्ट नहीं हो रहा है, जो हमने गोडाउन में रखा हुआ है, वो पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हम वो मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हैं। हम वो गरीबों को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो बिना खा के मरेंगे नहीं। एक सवाल सर, मेरा नाम निखिल है। मेरा आज का क्वेश्चन है, आज जब मैंने बजट पढ़ा उसमें रेलवे के ऊपर लिखा हुआ था कि आपके फेयर्स बढ़ाए जाएंगे, एसी में 100 से 140 रुपए और नॉन एसी में 10 पैसा पर किलोमीटर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो गवर्नमेंट अपना पिछला सुधार करेगी या फिर आगे इंक्रीमेंट करेगी? रेल बजट की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मेरे ख्याल से हमने एक क्राइम किया है 10 साल तक रेलवेज में एक पैसा नहीं बढ़ा के। हमारे रेलवेज आर नॉट गुड, एक्सीडेंट प्रोन, हर तरह के हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, लेकिन हम फेयर नहीं बढ़ा रहे पॉपुलिस्ट रहने के लिए। फेयर क्यों नहीं बढ़ाएंगे यार? एक आदमी जो आज 100 रुपए दे रहा है, उसका तनख्वाह बढ़ रहा है 115 हो रहा है, तो हम फेयर क्यों नहीं 5%, 4%, 10% हर साल बढ़ाएंगे? किराए इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि फिर नौकरी चले जाती है। दिनेश त्रिवेदी की चली गई। हाँ, नहीं, वो तो हमारे ममता दीदी का क्या बताए, वो एक स्पेशल केस चल रहा है वहां पे। लेकिन उनके अलावा फेयर हम इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हमारे पास कोई विजन, एक स्कीम होना चाहिए ना। जो मैं फेयर बढ़ा के लाऊंगा 10,000 करोड़, फिर तो वो सरदर्दी हो गई। अब इसको खर्चा कैसे करेंगे? खर्चा करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा अब रेल लाइन सुधारेंगे, हम सिक्योरिटी हटाए। उस सिक्योर करने के लिए, एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमें जो स्ट्रैटेजीज काम करना। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। ये हम जानते हैं कि जब भी बजट बनाया जाता है, चाहे आम बजट हो, चाहे रेल बजट हो, वित्त मंत्री हो, रेल मंत्री हो, ये बजट से पहले कई महीने पहले एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, इकोनॉमिस्ट से मिलते हैं, स्कॉलर से बात करते हैं, आम लोगों के बीच जाके बात करते हैं। उस समय आप जैसे लोग क्यों नहीं उनको कहते कि इस बार ऐसा बजट देना? मैं रहा हूं ऐसे मीटिंग में, मैंने कहा है कोई फायदा नहीं होता है। वी हैव सेंट आवर डॉक्यूमेंट ऑल्सो टू देम। राहुल गांधी जी खुद मेरे से मिले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि अगले बजट से पहले, मतलब 2010 में मिले थे, कहा था 11 के बजट से पहले आप जरूर भेज देना अपना ऑल्टरनेटिव बजट। वी हैव सेंट इट। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कुछ लागू नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे को खराब लगता है जब लागू होता है। क्यों खराब लगता है? क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के आइडियाज तो उठा लेते हैं, लेकिन उसका जो एलोकेशन है वो बर्बाद हो जाता है। और अगर एलोकेशन के स्कीम्स सुनने में भी अच्छे लगे, उसको ऑनेस्टली एलोकेट नहीं किया जाता है। सब खाने के मामले में जुटे हुए हैं। चलिए, एक बजट और आया, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भी हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि उम्मीद जगाए रखिए, कभी तो इस रात की सुबह होगी, कभी तो वो दिन आएगा जब आपका देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा और आपकी जेब में भी ढेर सारा पैसा होगा। शुक्रिया अरिंदम चौधरी और शुक्रिया AIPM, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज इस पूरी बातचीत के लिए।